हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम आपको सेट 7 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपको सेट 8 मिलेगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं एडवांस और अर्थमेटिक का। आपको पता है जी, रेलवे में आपको 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही पूछे जाते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया जी, यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का मान क्या होगा। यहाँ पे आप ए का वैल्यू पुट करके भी बनाते तो आपको आंसर क्वेश्चन में ही दिख रहा था। तो इसका भी आंसर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का मान भी आपको 2 ही होगा, क्योंकि ए के जगह पे आप 45 डिग्री पुट कीजिएगा तो tan 45 का भी मान 1 होता है, कॉट 45 डिग्री का भी मान 1 होता है। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से बता रहे हैं। हम पहले आपको बेसिक मेथड से बता दे रहे हैं, मेथड 1 से। देखिए, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 दिया गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर ले रहे हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर ले हैं तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। ए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए, अब बराबर कितना 4। आपको पता है जी, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए का मान निकालना है हमें, तो इसको रहने दीजिए। आपको यहाँ पे भी पता है जी, tan ए इंटू कॉट ए का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमको ये मान निकालना है tan स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए, इसका वैल्यू tan ए इंटू कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। ये 2 उधर जाके घटेगा तो 4 माइनस 2 यानी कितना होगा 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप यहाँ पे ए का मान मेथड 2 से ए का मान 45 डिग्री भी पुट करके बना सकते थे। ए का मान 45 डिग्री ले लेते, तो यहाँ पे दिया गया है जी tan ए प्लस कॉट ए बराबर कितना 2 दिया गया है। तो यहाँ पे tan ए की जगह पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए, यहाँ पे कॉट ए की जगह पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए। तो बताइए, यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1, कॉट 45 डिग्री का मान 1, 2 बराबर 2 प्रूफ हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप ए का मान 45 डिग्री पुट कर दीजिए, तो tan 45 डिग्री यानी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 का भी मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर क्या 2। क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के ही बना सकते थे आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बेसिक से ही बता दिए और वैल्यू पुट करके भी बता दिए। क्लियर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम का इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकता है। एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकता है। आगे दिया गया है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप बी जो है भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। आगे दिया गया है, जब टंकी खाली होती है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको ऑफलाइन बैच में बहुत सारे कराए हैं। ये एसएससी के में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे पाइप ए 32 घंटे में भर रहा है और भरी टंकी को पाइप जो बी है 40 घंटे में खाली कर रहा है। तो 32 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 160, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी हमने कितना मान लिया 160 यूनिट। तो हम पूछेंगे जी, ए घंटे में कितना यूनिट फिल कर सकता है, तो यहाँ पे 5 यूनिट, और बी ए घंटे में कितना यूनिट इम्पैडी कर सकता है 4 यूनिट।
फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो ये बी क्या है, खाली करने वाला है, तो इसको निगेटिव का सूचित कर रहे हैं। तो ए प्लस बी को अगर मिलाएंगे तो टंकी मेरा 1 यूनिट के रफ्तार से फिल हो रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जब टंकी खाली होती है तो दोनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन टंकी 3/4 भर जाती है। यानी टंकी 160 यूनिट का है, इसका 3/4 जब भर जाता है, यानी 3/4 करेंगे तो यानी कितना हो गया 120 लीटर। 120 लीटर जब भर जाता है तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए ये अगर दोनों को एक साथ खोला गया है तो यहाँ पे देखा जा रहा है जो 1 यूनिट के रफ्तार से 5 में से -4 को घटाएंगे तो +1 यूनिट के रफ्तार से टंकी मेरा फिल हो रहा था। तो दोनों एक साथ मिलके भरते तो यहाँ पे कितना टाइम लगता है 120, इनका इफिशियंसी कितना है 1, तो यहाँ पे 120 आवर्स लगता। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब टंकी 3/4 भर दी जाती है तो पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप ए तो खुला ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 3/4 टंकी भर गया है, यानी 120 यूनिट मेरा टंकी भर चुका है। तो अभी बचा कितना है 40 यूनिट, क्योंकि टोटल 160 यूनिट का टंकी है, तो यहाँ पे 40 यूनिट अभी बाकी है। उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया जा रहा है, तो पाइप ए काम करेगा। तो पाइप ए को भरने में कितना समय लगेगा, ये 40 यूनिट को, यहाँ पे ए का इफिशियंसी कितना है 5, तो यहाँ पे भाग देंगे तो हमें पता चलेगा जी यहाँ पे ए को और 8 घंटे लगेंगे टंकी को फिल करने में। बोला जा रहा है जे तब पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा बताइए। यहाँ पे ए प्लस बी 120 आवर्स में भर रहे थे, यहाँ पे ए अकेले 8 आवर्स में भर रहा है, तो टोटल हमसे समय पूछा जा रहा है। तो 120 प्लस 8 कितना हो गया 128 आवर्स लगेंगे टंकी को पूरा फिल होने में, यानी टोटल टंकी फिल होने में कितना लगेगा 128 आवर्स। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। आपको भी पता है जी अगर रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को पूरे कंप्लीट करना होगा। अगर इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में न्यू नहीं दिखेंगे। इसी टाइप से आपको हो सकता है ये डाटा चेंज करके मिले, अगर ये टाइप पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहा हूं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। आपको भी पता है जी अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को लंबाई को जोड़ा जाता है, पुल की लंबाई को जोड़ा जाता है और सुरंग की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है 162 मीटर और प्लेटफॉर्म को पार करिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है तो x मान लो। और यहाँ पे देखिए और 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है, 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जा रही है और कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 44 सेकंड में। क्लियर है। अब देखिए जो पार कर रही है समय दिया है सेकंड में, ट्रेन की लंबाई दिया गया है मीटर में, तो चाल को मीटर पर सेकंड में रखना होगा क्योंकि 54 किलोमीटर पर घंटा चाल दिया गया है। तो आप 5/18 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 54 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है तो 5/18, 18 को हम ऊपर फेंक दे रहे हैं। तो देखिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में 40 का आ गया। देखिए यहाँ से काटेंगे तो 18 तिया 54। अब देखिए यहाँ पे 162 प्लस x को रहने दीजिए, यहाँ पे 3 5 15, 15 में 44 से गुणा कीजिए, 15 चौका 60, 60 0 6, अब 15 चौका 60 6 66 हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, इस 162 को इधर लाके घटाइए तो कितना 8, यहाँ पे कितना 15, 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ पे कितना 4, तो यानी x का मान कितना होगा 458 मीटर, यानी 458 मीटर मेरा प्लेटफॉर्म की लंबाई था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस बराबर आपको पता है जी स्पीड इनटू टाइम होता है, हम टाइम बराबर ये भी तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बटे स्पीड। तो देखिए 44 सेकंड में पार कर रहा था, ट्रेन की लंबाई 162 दिया गया था और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता था तो हम इसको x मान लिए। अब बटे क्या समय, क्योंकि दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय होता है। क्लियर है।
देखिए आपको एसएससी हो या रेलवे हो चाहे बैंकिंग हो, आपको हर एक क्वेश्चन एक ट्रेन से देखने को मिलेंगे। और खासकर रेलवे के कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दीजिएगा तो आपको रेलवे का क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ट्रेन के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है। एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 3,13,600 वर्ग किलोमीटर। 3,13,600 वर्ग किलोमीटर। आपको पता है ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है कितना? 3,13,600 वर्ग किलोमीटर। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 31 से 36 गुने 100, क्योंकि 31 से 36 का वर्गमूल कितना होता है? ये तो 56 का स्क्वायर बनता है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 31 से 56 का वर्गमूल 31 से 36 का वर्गमूल कितना होगा? 56। और यहाँ पे 100 का वर्गमूल 10 होगा। तो यहाँ पे भुजा बता सकते हैं ना, 560 होगा। और वर्ग का आपको पता है परिभाषा, जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक भुजा इक्वल होता है। क्लियर है? तो सभी भुजा क्या होगा? इक्वल ही होगा। 560 मीटर 560 मीटर। आगे बोला जा रहा है एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की गति से विकर्णीय तौर पे चलने में क्या समय लगेगा? यही चीज पूछा जा रहा है। तो आप बोलिए जी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। स्पीड दिया ही है, टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? यानी डायगोनल बराबर क्या होगा? √2 × a होगा। यहाँ पे डायगोनल हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए √2 × a का मान कितना आ गया है? 560। तो बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यानी इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको c मानना है और इसको d मानना है। तो a से c तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 560 √2 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके पास डिस्टेंस भी पता चल गया, स्पीड भी दिया है, तो टाइम ही निकाल सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 560 √2 और स्पीड कितना है? 4√2 मीटर पर सेकंड की गति से विकर्णीय तौर पे पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए √2 से √2 को कैंसिल कर दीजिए, इसको काट लीजिए, 2 से 4 से भाग लग जाएगा, 14 चौका 56 लग जाएगा। यहाँ देखिए 14 चौका 56 यानी 140 सेकंड आएगा, क्योंकि ये क्या था? मीटर था। ये आपका डिस्टेंस मीटर में था और ये आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में था। मीटर से मीटर कट जाएगा तो केवल सेकंड ही बचेंगे। तो देखिए 140 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? 140 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 60 दूना 120 यानी 2 मिनट 20 सेकंड हुआ। 2 मिनट 20 सेकंड लगेंगे। क्लियर है? क्योंकि देखिए 140 सेकंड है तो इसको हम 2 मिनट 20 सेकंड लिख सकते हैं ना। सॉरी 2 मिनट 20 सेकंड, यहां पे सेकंड बना लीजिए इसको। ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है इनलेट पी पाइप किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। यानी इनलेट पी पाइप किसी टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। आगे दिया गया है जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टंकी को खाली कर सकता है। यानी आउटलेट पाइप क्यू भरी टंकी को 6 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। क्लियर है? पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद क्यू को भी खोला जाता है, तो टैंक को खाली होने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी? ऐसा क्वेश्चन हम आपको ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। यानी हम पूछेंगे ये पी कितने
कितने यूनिट या कितने घंटे पर यूनिट के रफ्तार से भरेगा, क्योंकि टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है 42 यूनिट है। तो हम पूछेंगे पी 1 घंटे में कितना यूनिट फिल कर सकता है 6 यूनिट, और यहाँ पे क्यू 1 घंटे में कितना यूनिट खाली कर सकता है, यहाँ पे 7 यूनिट खाली कर सकता है। इसको माइनस दे रहा हूँ। यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो मेरा 1 यूनिट के रफ्तार से टंकी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में यदि केवल पहले पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोला जाता है। पहले पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, 1 घंटे में ये 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना यूनिट फिल कर देगा, 18 यूनिट फिल कर देगा, 18 यूनिट फिल कर देगा। उसके बाद बोला जाए उसके बाद क्यू को भी खोला जाता है, तो टैंक को खाली होने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है जी जितना भरा जा रहा है उससे अधिक खाली हो जा रहा है, तो जितना पी भरेगा उतना ही क्यू खाली करेगा, क्योंकि देखिए 6 यूनिट के रफ्तार से भरा जा रहा था, 7 यूनिट के रफ्तार से खाली हो रहा है। तो जितना पी द्वारा भरा जाएगा उतना ही क्यू द्वारा खाली किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पी 1 घंटे में 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 18 यूनिट फिल करेगा। और आपको पता चल रहा है जो फाइनली मेरा टंकी 1 यूनिट के रफ्तार से खाली हो रही है, तो यहाँ पे -1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको पता चला जो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, 18 घंटे में इम्पेटी हो जाएगी, इम्पेटी हो जाएगी। क्योंकि जितना पी वर्क करेगा उसी को क्यू क्या करेगा, खाली करेगा, यानी पी जितना भरेगा उतना क्यू खाली करेगा। क्लियर है। हमको इससे टोटल वर्क से मतलब नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बदल दिया गया था। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये की राशि प्राप्त होती है। यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक और बढ़ा दिया जाए तो यह प्राप्ति 6020 हो जाती है। तो मूल निवेश था। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको हूबहू डाटा के साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट में करा दिए हैं। अगर जिनको फुल्ली में पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट को, तो प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरे कंप्लीट पढ़ाया हूँ सीआई और एसआई को। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये की राशि प्राप्त होती है, यानी अमाउंट कितना प्राप्त हो रहा है, 5600 रुपया। आगे बोला जा रहा है जे यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए तो यह प्राप्ति 6020 हो जाती है। यानी अब अमाउंट कितना हो जा रहा है, 6020 हो जा रहा है। कब, जब दर प्रतिशत को 2% बढ़ाया जाता है। क्लियर। तो देखिए आपको पता है जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर आरटी प्रतिशत। यहाँ पे टाइम दिया गया है 6 वर्ष और दर को 2% बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 12%। और अमाउंट का डिफरेंस कितना होगा, अमाउंट का डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, 420 होगा। अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे 12% का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे अमाउंट का डिफरेंस ही ब्याज कहलाएगा। ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिया, यहाँ 12% का वैल्यू कितना हो गया, 420 हो गया। अगर 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 420/12। तो पूछा जा रहा है जी मूल निवेश धन था, तो यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है। तो मूलधन को आपको बताया था जी साधारण ब्याज में हमेशा 100% माना जाता है। तो यहाँ पे 420/12 × 100। क्लियर है। इसको देखिए 3 चौका 12, 25 चौका 100, इसको 3 से काट लिए, 14 × 42। तो देखिए यहाँ पे 0 125 में 140 सॉरी 25 में 140 से गुणा करना है, 0 25 चौका 100 10, और यहाँ पे 25 और 10 35, यानी 35 आपका मूलधन था। 35 आपका करेक्ट आंसर हुआ। अब आपको दिक्कत हो रहा होगा जी अमाउंट का डिफरेंस ब्याज कैसे कहलाया, देखिए उसको भी समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझा दिए हैं। ए बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए जी आप मूलधन P रुपया लगाएं,
इस साल आप मूलधन P रुपया लगाएं तो आपको अगले साल अमाउंट A1 मिलेगा, मूलधन तो उतना ही मिलेगा और इंटरेस्ट आपको I1 मिलेगा। फिर उसके अगले साल आपका मूलधन उतना ही है, ब्याज दूसरे साल आपको I2 मिलेगा और मिश्रधन आपको दूसरे साल A2 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए A1 और A2 का डिफरेंस निकालेंगे। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लीजिए या 1 और 2 को घटा लीजिए। तो देखिए A1 और A2 का डिफरेंस, मूलधन तो आपका कांस्टेंट है, ये तो कट ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए I1 डिफरेंस क्या होगा I2। तो अभी हम बताए थे जब अमाउंट का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में समझा दिए हैं। अगर जिन स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, वो प्लेलिस्ट पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट पढ़ाया हूं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कार एम की चाल डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी है। कार एम की चाल जो है डब्ल्यू की चाल से 2 गुनी है। अगर डब्ल्यू का चाल 1 होगा तो एम का चाल कितना होगा, 2 गुना होगा। ये स्पीड के बारे में दिया गया है। आगे बोला जा रहा है जे कार एम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर जा रहा है। कार जो एम है 2 घंटे 30 मिनट में यानी 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, 120 किलोमीटर का। तो एम का यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं क्या, एम का स्पीड निकल सकता है। डिस्टेंस कितना है 120 है और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 5/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 5/2 लिखने से फायदा नहीं है क्योंकि 2 को ऊपर फेंक दीजिए। यहाँ से काटेंगे तो कितना 24 बचे 120 यानी 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आ गया। किसका, एम का। एम का स्पीड आपको 48 किलोमीटर पर घंटा आ गया। तो बताइए यानी 2 यूनिट का वैल्यू 48 किलोमीटर दिया गया है। ये कितना गुना है, 24 गुना है। 24 गुना है तो इधर भी हमको 24 गुना करना होगा। तो डब्ल्यू की चाल कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्लियर है? जब आपको दिखाई दे रहा है जी यहाँ पे एम का जो स्पीड है यानी 2 यूनिट का वैल्यू 48 दिया गया है, ये यानी ये कितना गुना है, 24 गुना है। तो डब्ल्यू का चाल भी आपका 24 गुना होगा क्योंकि ये जो डब्ल्यू है एम से क्या है, एम जो है डब्ल्यू से क्या है 2 गुना स्पीड है इसका। तो इसका क्या होगा 24 होगा तो इसका कितना होगा 48 होगा। क्लियर है? ऐसे भी आप हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते हैं। क्लियर है? हमने क्वेश्चन को डिटेल्स में आपको बता दिए। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं यानी एनटीपीसी 2016 और एनटीपीसी 2017 दोनों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा दिए हैं यानी सेट 7 में। क्वेश्चन दिया गया जी P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q जो है P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है यानी P जो है एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम कर रहा है यानी Q 1 यूनिट कर रहा है तो P उतना देर में 4 यूनिट काम कर रहा है। ये इनके वर्क के इफिशियंसी का रेशियो दिए गए हैं। क्लियर है? तो आपको पता है जी इफिशियंसी और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनका इफिशियंसी P और Q का 4:1 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। देखिए कितना दिन अधिक ले रहा है यहाँ पे, P की अपेक्षा Q कितना दिन अधिक ले रहा है 3 दिन या 3 यूनिट। 3 ही यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, 27 दिन अधिक लगते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9। तो बोला जा रहा है जे यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य को करते तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाता। तो हम पूछेंगे जी 1 यूनिट का मान 9 आया तो हम पूछेंगे जी P कितने दिनों में करेगा तो 9 डेज में और Q कितने दिनों में करेगा 36 डेज में।
तो अब देखिए दोनों मिलके कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो यहाँ पे 9 और 36 का एलसीएम कितना हुआ 36। देखिए टोटल वर्क तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 36 है, और P जो है 9 दिन में कर रहा है और Q 36 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे P एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, भाग देंगे तो यहाँ पे पता चलेगा 4 यूनिट काम करेगा, यानी इनके एफिशिएंसी निकाल रहे हैं P और Q के। यहाँ पे 36 में 36 से भाग देंगे तो यहाँ पे Q एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो बोला जाए दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, देखिए टोटल वर्क कितना है 36 है, और यहाँ पे P का एफिशिएंसी 4 है, Q का एफिशिएंसी 1 है, तो 4 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे P प्लस Q कितने दिन में करेंगे पता चल जाएगा, 7 × 35 1/5, यानी 7.1/5 डेज लगेंगे। क्लियर है, 7.1/5 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कि क्वेश्चन कितना इजी दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से दिए गए हैं, ये ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, एक टंकी में 2 नल हैं, नल ए टंकी को भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, यदि केवल ए नल को यानी केवल नल ए टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, और केवल नल बी भरी टंकी को और केवल नल बी भरी टंकी को 70 घंटे में खाली कर सकता है, 70 घंटे में खाली कर सकता है, तो आधी खाली टंकी को भरने में पूरी तरह से कितने घंटे लगेंगे यह ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 35 घंटे में ए फिल कर रहा है और बी 70 घंटे में खाली कर रहा है, तो 35 और 70 का एलसीएम कितना होगा 70, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 70, यानी ए 1 घंटे में कितना यूनिट फिल करेगा 2 यूनिट फिल करेगा, और बी 1 घंटे में कितना यूनिट खाली करेगा 1 यूनिट खाली करेगा। क्लियर है, यहाँ पे फाइनली ए और बी को देखा जाए, तो 1 यूनिट की रफ्तार से टंकी क्या हो रहा है फिल हो रहा है। आगे बोला जा रहा है जे आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे यह ज्ञात कीजिए। आधी भरी टंकी को, देखिए ये तो टोटल 70 यूनिट है, इसका आधा कितना होगा 35, भरी टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे। देखिए आधी भरी टंकी को भरने में कितना समय लगेंगे, यानी टोटल 70 था, इसका आधा कर दिया यानी 35 हो गया, और यहाँ पे 1 यूनिट की रफ्तार से फिल हो रहा है, तो यानी 35 घंटे का समय लगेगा, 35 घंटे का समय लगेगा। 35 घंटे क्या होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुए। क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, क्वेश्चन को केवल घुमाया गया था लैंग्वेज में। क्लियर है, यहाँ पे ऐसे भी करते हैं जो 70/2 यानी 35 आ जाता, और 1 यूनिट की रफ्तार से दोनों फिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट की रफ्तार से फिल हो रहा है, 1 यूनिट की रफ्तार से खाली हो रहा है, तो ए प्लस बी को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट की रफ्तार से टंकी मेरा फिल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा जी टंकी मेरा कितने देर में भरेगा, आधी 35 घंटे में। क्लियर है, तो आप कैसे भी सोच के बना सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 3D मेंसुरेशन से दिए गए हैं, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया गया है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया गया है 3:3:4 दिया गया है। क्लियर है, आगे दिया गया जी, यदि लंबाई दोगुनी चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी, ये तो इनिशियल में दिया गया है, इनिशियल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। फाइनल में बोला जा रहा है जे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लंबाई को दुगुनी कर दी जाए, यानी लंबाई पहले इसको आप मान सकते हैं ना 3x 3x 4x रेशियो में दिया गया, तो x मान लीजिए, यानी यहाँ पे अब लंबाई को दुगना किया जा रहा है, यानी 6x हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जे चौड़ाई को 2/3, यानी चौड़ाई 3 है, इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2x बचेगा। आगे बोला जा रहा है जे ऊंचाई को आधी कर दीजिए, ऊंचाई यहाँ पे 4x है, तो अब ऊंचाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, ऊंचाई को आधी की जाती है तो कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने की लागत में कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमरे के चारों दीवारों को पेंट करने में। तो देखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये सब आप रेक्टेंगल में पढ़े हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या एच। क्लियर है। यहाँ पे देखिए इनिशियल वाला का बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2, लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई कितना है 3x है, तो 6x हो जाएगा। इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 4x है। तो देखिए यहाँ पे 6 दूना 12, 12 चौक 48, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 1 वर्ग मीटर का कुल खर्च 1 रुपया मान रहे हैं तो खर्च कितना आ रहा है 48 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो 48 में 1 से गुणा करेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का कुल खर्च हम 1 रुपया मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे 48 एक्स स्क्वायर वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल लागत या खर्च कितना हो जाएगा 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये तो इनिशियल में लागत था। अब यहाँ पे फाइनल वाला का लागत देखा जाए, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया यहाँ पे लिखेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ पे 2 एल कितना है 6 और यहाँ पे बी कितना है 2, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और यहाँ पे हाइट कितना है 2x है। तो देखिए 8 दूना 16, 16 दूना 32 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 1 वर्ग मीटर का लागत 1 रुपया मान रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 32 एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुल लागत या कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल लागत या कुल खर्च कितना हो जाएगा 32 एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी 32 एक्स स्क्वायर लगेगा। देखिए इनिशियल में आपका कुल खर्च कितना था 48 एक्स स्क्वायर था और फाइनल में कुल खर्च कितना आया 32 एक्स स्क्वायर आया। तो यहाँ पे देखिए तो कितना का कमी हुआ एरिया में, यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल में पेंट करने में कितना खर्च में कमी आया, यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर का कमी आया। किस पे, इनिशियल पे। ये परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन किए हैं आप लोग, इंटू क्या 100। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए 16 3 48। आपको पता है जी यहाँ पे प्रतिशत में कमी निकल रहा है, क्योंकि पहले 48 था अब 32 हो रहा है, यानी 16 एक्स स्क्वायर का कमी आ रहा है। तो यहाँ पे 100/3 को हम क्या लिखते हैं 33.1/3% के पेंट करने में कमी आएगा। क्लियर है। 33.1/3% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सेट 6 में कर लिए हैं। देखिए अगर जिनको स्टार्टिंग से सेट को देखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप सेट 1 से देख सकते हैं वीडियो को। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यदि tan a प्लस कॉट a बराबर 2 तो tan 3a प्लस कॉट 3a का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर a का मान 45 डिग्री पुट कर लें तो 112 आ जाएंगे। यहाँ पे a बराबर हम क्या एज्यूम कर रहा हूँ 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे tan a की जगह पे 45 रखेंगे, यहाँ पे cot a की जगह पे 45 रखेंगे, बराबर में 2 आना चाहिए। tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, तो 2 बराबर 2 हो जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ पूछा जा रहा है tan 3a, तो देखिए tan 3 इंटू a का मान कितना है, a का मान कितना है 45 है, प्लस यहाँ पे cot 3a का मान कितना है 45 है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 135 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 135 डिग्री। आपको पता है जी tan 135 डिग्री का मान नहीं होता है, cot 135 डिग्री का मान नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा पे जूम कर लें और 90 प्लस 45 और इसको cot 90 प्लस 45, क्योंकि ऑफलाइन बैच में हम आपको क्वाड्रेंट को पढ़ाए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 45 है। यहाँ पे देखिए cot 90 प्लस 45 डिग्री दिया गया है, cot 90 प्लस 45 डिग्री दिया गया है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो cot 90 प्लस 45 मतलब क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 45 डिग्री है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए
ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस ही हो जाएंगे। कॉट 45 डिग्री का मान 1 और tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1, यानी 1 1 क्या होगा -2, -2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो दिया गया है मिस्टेक दिया गया है, -2 होना चाहिए, +2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उसको सही कर लीजिएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एलसीएम से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी मेंस 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ये दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है तो उनका मसा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही इजी टाइप दिया गया है। ये एलसीएम का पहला टाइप है। हम आपको एलसीएम को कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं 9 पार्ट में। आप लोग चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। क्लियर है, जिनको कंप्लीट पढ़ना है वो देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 40 गुना है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया गया है, एसीएफ का 40 गुना है। अगर एसीएफ 1 है तो ये कितना होगा 40 होगा। क्लियर है, या एसीएफ आपका x होगा, एसीएफ आपका x होगा तो एलसीएम आपका 40x होगा। क्लियर है, आप 1 और x को मान सकते हैं, रेशियो में आए तो x मान सकते हैं ना। आगे दिया गया है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 14 से 40 है, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि आपको पता है ये एलसीएम गुने एसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है 14 से 40 दिया गया है, 14 से 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40x² का वैल्यू कितना है यहाँ पे 14 से 40। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। यहाँ पे x² बराबर कितना हो जाएगा 144/4 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, यानी मतलब क्या हुआ 6। नहीं तो यहीं पे आप डायरेक्ट काट दिए होते इसको 36 बार में, तो x² का मान कितना 36, तो x का मान कितना 6 आया। तो पूछा जा रहा है जे उनका मसा कितना होगा। तो देखिए x किसको माने हैं, मसा को माने हैं, तो मसा कितना आ गया 6 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, नहीं भी बताते तो आप कैलकुलेशन कर सकते थे। क्लियर है, तो एसीएफ आपका 6 आ गया। अगर एलसीएम पूछा गया होता तो एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे 40 में 6 से गुणा करते हैं, क्योंकि x का मान यहाँ पे पुट करना होता, तो 4 छक 24 240 होता। क्लियर है, तो हमसे पूछा जा रहा है जी एसीएफ क्या होगा, तो एसीएफ आपका 6 होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो से दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन दिया गया, ये 3 कर्मचारियों की 3 श्रेणी 1:2:3 के अनुपात में है। कर्मचारियों की 3 श्रेणी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 श्रेणी दिए गए हैं। कर्मचारियों की 3 श्रेणी 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है, यदि उन्हें 5%, 10% और 15%, यानी 5%, 10% और 15% की वेतन में वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो रहा है, तो नए वेतन का रेशियो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे x भी मान सकते हैं, विदाउट x भी मान के बना सकते हैं। एक का 5% वृद्धि हो रहा है, 5% वृद्धि हो रहा है, तो 105/100 लिख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए इसको 2 का कितना वृद्धि हो रहा है 10%, तो 110/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो, यहाँ पे 3 का कितना वृद्धि हो रहा है 115/100। आपको पता है ये रेशियो फ्रैक्शन के टर्म में दिए रहते हैं, तो रेशियो को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेते हैं और सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पे 100 का एलसीएम तो 100 ही हुआ, 100 से गुणा करेंगे इसमें तो ये 100 से 100 कट जाएंगे। क्लियर है, 100 से 100 कट जाएंगे, तो देखिए ये डायरेक्टली कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना, अगर इसमें भाग लग रहा है तो लगा दीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 21×5 105, 22×5 110, 23×5 15, तीनों में 5 से भाग लग जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21:44 रेशियो कितना 23:69, यानी 21:44 रेशियो 69 क्या होंगे, उनके वेतन का न्यू अनुपात होंगे।
क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे।